18वीं सदी में भारत में राज्य और शासन मुगल साम्राज्य के कमज़ोर होने के साथ साथ स्थानीय राजनीतिक और आर्थिक शक्तियाँ सिर उठाने लगी थी, अपना दबाव बढ़ाने लगी थी। 17वीं शताब्दी के अंत और उसके बाद की राजनीति में व्यापक परिवर्तन हुआ। 18वीं सदी के दौरान बिखरते मुगल साम्राज्य और उसकी खंडित राजनीतिक व्यवस्था पर बड़ी संख्या में स्वतंत्र और मराठा राजशाही अंग्रेजी को भारत पर आना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन्हीं ताकतों पर विजय प्राप्ति करनी पड़ी। इनमें से कुछ राज्यों जैसे कि अवध तथा हैदराबाद को उत्तराधिकार वाले राज्य कहा जाता है। मुगल साम्राज्य की केंद्र शक्तियाँ में कमज़ोर तथा मुगल प्रांतों के गवर्नरों के स्वतंत्र के दावे इन राज्यों का जन्म हुआ। दूसरे मराठा, अफगान, जाट तथा पंजाब जैसे राज्यों का जन्म मुगल शासन के खिलाफ स्थानीय सरदारों, जमींदारों तथा किसानों के विद्रोह के कारण हुआ, न कि केवल दो तरह के राज्यों की राजनीतिक कुछ हद तक भिन्न होती थी, बल्कि इन सब के आपस में स्थानीय परिस्थितियों के कारण भी अंतर थी। फिर भी कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। मोटे तौर पर इन सभी राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा तकरीबन एक सही था, लेकिन तीसरा क्षेत्र भी था। इसमें दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम पूर्व के समुद्र किनारों के इलाके तथा उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र शामिल थे, जहां पर किसी भी रूप में मुगल प्रभाव नहीं पहुंच सका था। मुगल साम्राज्य का नाम मात्र ही सर्वोच्चतम स्वीकार कर उसके प्रतिनिधित्व के रूप में स्वीकृत प्राप्त कर 18वीं शताब्दी के सभी राज्यों के शासकों ने अपने पद को वैधता प्रदान करने की कोशिश की थी। बहरहाल इसमें से लगभग सभी ने मुगल प्रशासन के तौर तरीके और उसकी पद्धति को अपनाया। पहले समूह में आने वाले राज्यों के उत्तराधिकार के रूप में कार्यविधि एवं मुगल प्रशासनिक ढांचा और संस्थाओं को प्राप्त किया था। दूसरे ने इसमें अलग अलग मात्रा में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इस ढांचे तथा इन संस्थाओं को अपनाया था, जिसमें मुगल शासकों की राजस्व व्यवस्था भी शामिल थी। इन राज्यों के शासकों ने शांति व्यवस्था बहाल की तथा व्यवहारिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया। निचले स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों, छोटे सरदारों तथा जमींदारों की ताकतें कम की और इस काम में इन सबको अलग अलग मात्रा में सफलता मिली। किसानों के अधिशेष उत्पादन पर नियंत्रण के लिए लोग ऊपर से अधिकारियों से झगड़ते रहते थे और कभी सत्ता और उन्हें संरक्षण स्थानीय केंद्र कायम करने में ये लोग सफल भी हो जाते थे। उन्होंने उन स्थानीय जमींदारों तथा सरकारों से भी समझौता किया था, उनको अपने साथ लिया जो शांति और व्यवस्था चाहते थे। आमतौर पर कहा जाए तो अधिकांश राज्यों में राजनीतिक अधिकारों का विकेंद्रीकरण हो गया तथा सरदारों एवं जागीरदारों और जमींदारों को इनके कारण राजनीतिक और आर्थिक शक्तियाँ की दृष्टि से लाभ मिला। इन राज्यों की राजनीतिक लगातार गैर सांप्रदायिक या धर्मनिरपेक्ष बनी रही, क्योंकि इन राज्यों के शासकों की आर्थिक तथा राजनीतिक प्रेरणा शक्ति समान थी। सार्वजनिक स्थानों में नियुक्तियों, सेना में भर्ती या नागरिक सेवाओं में शासक या धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं बरतते थे। तब ये किसी सत्ता अथवा शासन के विरुद्ध विद्रोह करते थे, इस बात पर विचार नहीं करते थे कि उनमें शासक का धर्म क्या है। इसलिए इस बात पर विश्वास करने के लिए कोई आधार नहीं मिलता है कि मुगल साम्राज्य के पतन और विघटन के बाद भारत के विरोधी भागों में कानून व्यवस्थित की समस्या उड़ खड़ी हुई और चारों तरफ अराजकता फैल गई। वास्तव में तो यह 18वीं सदी में प्रशासन अर्थव्यवस्था में भी अव्यवस्था विद्यमान थी।
वह भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप और ब्रिटेन द्वारा चलाए गए विजय अभियानों का परिणाम थी।